गुजरात बीजेपी के नए संगठनात्मक ढांचे को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रदेश संगठन को लेकर मंथन किया जाएगा। बैठक में संगठन को और भी मजबूत करने, आगामी रणनीतिक और संगठनात्मक जिम्मेदारी पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। बैठक में गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी और संगठन महामंत्री रत्नागर शामिल होंगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। 15 दिसंबर से 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही पीएम मोदी। बता दें कि 15 से 18 दिसंबर तक विदेश दौरा और जॉर्डन दौरे पर किंग अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे। 3 देशों के साथ संबंध मजबूत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे और इसके साथ ही बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार और इसके साथ ही बता दें कि 3 देशों के साथ यात्रा और चर्चा और इसके साथ ही बता दें कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर तक विदेश दौरा करेंगे और किंग अब्दुल्ला से मुलाकात करेंगे। 3 देशों के साथ संबंध मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही अन्य मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे, जहां बता दें कि बैठकें आयोजन की जाएंगी और इसके साथ विचार विमर्श किया जाएगा। तीनों देशों के साथ बता दें कि रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा, फोकस किया जाएगा और इसके साथ ही बता दें कि अहम चर्चा भी यहां पे देखने को मिलेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिव्य कला शक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम में कर्तव्य पथ पर हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कार्यक्रम के उद्देश्य और कला के महत्व पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें संगीत, नृत्य और चित्रकला जैसी कलाओं का प्रदर्शन शामिल था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने और कला के प्रति युवाओं में रुचि जगाने का काम करते हैं। कार्यक्रम के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कलाकारों और आयोजकों को बधाई देते हुए इस तरह के आयोजन को लगातार बढ़ावा देने का आह्वान किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित कर न केवल मेरा मान बढ़ाया बल्कि ऐसे सैकड़ों दिव्यांग भाई बहनों से, बच्चों से मिलवाया, जिनसे मिलकर मेरी ऊर्जा बढ़ गई कि ईश्वर, मैं अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से करूं। ईश्वर ने आज हमें ये मौका दिया है कि शरीर के प्रत्येक अंग से संपन्न होकर के समाज की सेवा करने के लिए आज हम यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर के विद्यालयों में निबंध लेखन प्रतियोगिता की शुक्रवार को वर्चुअल शुरुआत की। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बता दें कि बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की अमर शहादत, साहस और बलिदान के संदेश को बच्चों और जनता तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि बलिदान की कहानी जितनी बार पढ़ी और समझी जाएगी, उतनी ही छात्रों में लक्ष्यों के प्रति दृढ़ निश्चय और साहस बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 4 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और संस्कृत में निबंध लिखकर बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। सीएम सैनी ने कहा कि छोटे मात्र 9 और 6 वर्ष की उम्र में साहस और सच्चाई दिखाकर हम सभी के लिए प्रेरणा बनाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है ताकि पूरे देश में उनके शौर्य और बलिदान को याद रखा जा सके। और चंडीगढ़ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वीर बाल दिवस प्रतियोगिता की शुरुआत और इसके साथ ही उनके बलिदान को याद किया गया। सीएम ने बच्चों को प्रेरित किया यहां पे और 4 भाषाओं में निबंध बता दे कि प्रस्तुत किया गया है। हम सब जानते हैं उस इतिहास की जो ऐतिहासिक घटना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो हमें ये अवसर दिया है कि गुरु साहिब के बेटों ने जो बड़ा कुर्बानी दी है, बच्चों ने जिनके समय में आगे पढ़ने का, खेलने का, कूदने का समय होता है और उस समय के अंदर उन्होंने एक बड़ी कुर्बानी वो दी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस के रूप में हमें मनाने का ये अवसर दिया है कि उनको हमें याद करना चाहिए। इस अवसर पर मैं सभी छोटे साहिबजादों की शहादत और उनके बलिदान को याद करने से जुड़ी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों छोटे साहिबजादों श्री जोरावर सिंह जी और श्री फतेह सिंह जी ने केवल 9 साल की आयु में, जिसका मैंने जिक्र किया है कि जब बच्चों के सामने पढ़ाई का समय होता है या खेलने कूदने का समय होता है, मात्र 9 साल की उम्र में अपने जीवन में हिम्मत और सच्चाई दिखाकर हम सबको प्रेरणा दी है। हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2022 से प्रतिवर्ष 26 सितंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है ताकि पूरा देश उन वीर बालकों को, उन सूरवीरों को हमेशा याद रखे। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। छोटे साहिबजादों का बलिदान हमें सिखाता है कि छोटी उम्र में भी बड़ी जिम्मेवारियां कैसे निभाई जाती हैं। ये प्रेरणा अगर हमें मिलती है तो साहिबजादों के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है। इसीलिए हर विद्यार्थी हिम्मत और सत्य निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करे, अपने संस्कारों, अपने मूल्यों को सुरक्षित रखे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री आवास ऑडिटोरियम में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में सर्दियों के पर्यटन स्थलों के विकास, सुधार और पर्यटकों की सुरक्षा और स्थानीय व्यवस्थाओं का लाभ पहुंचाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। अधिकारियों ने सीएम धामी को विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शीतकालीन पर्यटन के अवसरों का अधिकतम उपयोग किया जाए और इस क्षेत्र में नए निवेश और तथा सुविधाओं के विकास पर तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि पर्यटन से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बैठक में पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। और इसके साथ ही ये खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री आवास ऑडिटोरियम में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में सर्दियों के पर्यटन स्थलों के विकास, सुधार और पर्यटकों की सुरक्षा और स्थानीय व्यवस्थाओं को लाभ पहुंचाने के तरीके पर विचार विमर्श किया।
अधिकारियों ने सीएम धामी को विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारी को निर्देश दिए कि शीतकालीन पर्यटन के अवसरों का अधिकतम उपयोग किया जाए और इस क्षेत्र में नए निवेश और सुविधाओं के विकास पर तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि पर्यटन से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बैठक में पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। और ये खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा दिया गया, राज्य में रोजगार और विकास पे फोकस और चर्चा की गई। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए और पर्यटन स्थलों के सुधार पर चर्चा की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कल यानी 15 दिसंबर हमारी सरकार ने शपथ ली थी और आज हमारे कार्यकाल को 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। कार्यक्रम में अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने भी भाग लिया और स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान में सहयोग किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि यह केवल एक सरकारी पहल नहीं बल्कि समाज की जिम्मेदारी भी है। उपलब्धियों का उत्सव मनाने का भी है और अपने संकल्पों को और मजबूत करने का भी है। उत्सव इसलिए क्योंकि आप सब प्रदेशवासियों ने अपना भरपूर आशीर्वाद देकर हमारी सरकार को सेवा का अवसर दिया था और आज हम कह सकते हैं कि उसके सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। आपको पता है कल 15 दिसंबर है। कल हमारी सरकार ने 15 दिसंबर के दिन शपथ ली थी और आज 2 साल पूर्ण हुए हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि 2 साल के अंदर लगातार हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किए हैं और संकल्प का दिन इसलिए क्योंकि आज हम स्वच्छता के अपने उस महान संकल्प को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। उसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। हमारे ये स्वच्छता का ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य और सम्मान और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय भी है। आज जल महल जैसे हमारे गौरवशाली और ऐतिहासिक विरासत स्थल से स्वच्छता जागरूकता का ये श्रमदान कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी संवाद करते हुए मुझे निश्चित रूप से अत्यंत गौरव हो रहा है कि हमारा ये ऐतिहासिक स्थल है, ये हमारी धरोहर है और इस धरोहर का ध्यान रखना भी हम सभी का काम है। जल महल एक प्रकृति, विरासत और स्वच्छता के बीच गहरे संबंध का प्रतीक भी है। यह जल महल हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर है। जब हम देवों के स्थान और हमारे विरासत स्थलों को देखते हैं, चाहे हमारा धार्मिक स्थल हो, चाहे हमारे विरासत का स्थल हो, मित्रों हम सभी का दायित्व बनता है उसको संरक्षित भी करें और उसको स्वच्छता का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारे प्रेरणादायक है। हमारे वातावरण को भी स्वच्छ रखने में पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। राज्य भर में मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए बैलेट पेपर के जरिए वोट डाल रहे हैं। मतदान प्रक्रिया शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों सहित 9000 से अधिक प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रशासन द्वारा मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के बाद मतों की गिनती 17 दिसंबर को की जाएगी और इसके साथ ही पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। राज्य भर में मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए बैलेट पेपर के जरिए वोट डाल रहे हैं। हरियाणा के पलवल में बता दें कि पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्लाइंड लूट का मामला सुलझा लिया है। टीम ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटे गए 25 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए बरामद कर लिए। ये जानकारी डीसीपी क्राइम अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान दी है और अनिल कुमार के अनुसार लगभग 8 दिन पहले जबलपुर निवासी राजेश, जो भैंसों का व्यापारी है, अपनी भैंस बेचकर पैसों के साथ आ रहा था। इसी दौरान बता दें कि एक्सप्रेसवे के गांव यादवपुर के पास कुछ बदमाशों ने ट्रक के आगे गाड़ी लगाकर हथियार के बल पर राजेश से 25 लाख रुपए की लूट की। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। इसके साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और लूटी गई रकम में से 20 लाख रुपए बरामद किए हैं।
डीसीपी ने बताया है कि अभी एक आरोपी की गिरफ्तारी बकाया है और बाकी 5 लाख रुपए की रिकवरी की जाएगी। ये 9 तारीख की बात है। आपको 8 तारीख को 9:50 पे केएमपी पे यादवपुर फ्लाईओवर है, उसके पास एक ट्रक चालक आया था जो कि भैंस का व्यापारी थे। तो वो अपने जबलपुर से अपनी भैंसें बेच के कैश लेके आ रहे थे। तो 5-7 लड़के, जैसे उन्होंने अभियोग में अंकित कराया कि 6-7 व्यक्ति हैं जिन्होंने गाड़ी आगे लगा के, ट्रक के आगे लगा के उस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो इस ब्लाइंड वारदात को ट्रेस करने के लिए श्रीमान एसपी साहब वरुण सिंगला जी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई इंस्पेक्टर रविंद्र के अंडर में। उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 7 मुलजिम अरेस्ट किए और अभी एक अक्यूज्ड उसमें अरेस्ट होना बाकी है। कुल वारदात जो ये थी 25 लाख की अभी तक सामने आई है, जिसमें से 20 लाख रुपए अभी तक हम रिकवर कर चुके हैं। देश के कई हिस्सों में सर्दी और प्रदूषण का प्रकोप जारी है। कश्मीर घाटी, श्रीनगर सहित घाटी के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर सक्रिय है, जिससे तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। आनंद विहार से प्राप्त वीडियो में इसका प्रभाव साफ देखा जा सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 491 दर्ज किया गया, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया। उत्तर प्रदेश के शहर में कोहरा और ठंड बढ़ गया है, जिससे लोग ठंड से परेशान हैं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो NH 60 पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ी है और दृश्यता कम हो गई है। वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो बता दें कि जिले में ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम की स्थिति फसलों के लिए लाभकारी साबित हो रही है, जबकि स्थानीय लोग ठंड से प्रभावित हो रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, दूसरी दिल्ली की है, तीसरी राजस्थान की है, चौथी जम्मू कश्मीर की है, पांचवी पश्चिम बंगाल की है। और देश के कई हिस्सों में सर्दी और दिल्ली में सुबह से जहरीली धुंध की मोटी परत छाई हुई है। शहर के कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, अक्षरधाम, दिल्ली हवाई अड्डा और एम्स क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें पूरे शहर को धुएं की चादर में ढका हुआ दिखाई गया। इस गंभीर स्थिति के चलते दिल्ली NCR में ग्रैब का चौथा चरण भी लागू कर दिया गया। अधिकारियों ने शहर में प्रदूषण नियंत्रण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इन क्षेत्रों का वायु गुणवत्ता सूचकांक निम्नानुसार दर्ज किया गया और इसके साथ ही कनॉट प्लेस में, इंडिया गेट में, अक्षरधाम में, हवाई अड्डा, एम्स और सभी में बता दें कि काफी ज्यादा गंभीर श्रेणी में AQI दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्तर का वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही हानिकारक है, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और वायु रोग से पीड़ित लोगों के लिए। नागरिकों को बाहर कम निकलने और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई है। और इसके साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर एम्स की है, दूसरी कनॉट प्लेस की है, तीसरी इंडिया गेट की है और चौथी अक्षरधाम की है, पांचवी हवाई अड्डा की है और पांचवी जगह पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदूषण का कहर यहां देखने को मिल रहा है। राजधानी में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और हम इन सभी तस्वीरों में देख सकते हैं कि दृश्यता किस हद तक कम हो गई है, वाहनों की आवाजाही किस तरह से प्रभावित हो रही है और इसके साथ दिल्ली में धुंध का प्रभाव अब काफी ज्यादा हर जगह देखने को मिल रहा है। एम्स में, कनॉट प्लेस में, इंडिया गेट में, अक्षरधाम में, हवाई अड्डा में बता दें कि सभी जगह AQI बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है, जो कि लोगों के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक अब बनती जा रही है। और इसके साथ ही बता दें कि जो पहले से ही अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए हवा काफी ज्यादा जहरीली है। और इसके साथ ही बता दें कि विशेषज्ञों ने लोगों से और अपील की है कि आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकले और मास्क का उपयोग जरूर करें। और इसके साथ ही अगर बात करें इसको कम करने के उपायों की, तो ग्रैब का चौथा चरण भी लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमाने को तैयार है। 19 दिसंबर से शुरू हो रहा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र छोटा है, लेकिन मुद्दे बड़े हैं। एक तरफ योगी सरकार का एजेंडा, अनुपूरक बजट, विकास कार्य, तो दूसरी तरफ विपक्ष का हमला, SIR, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था। सदन के भीतर तीखी बहस के आसार हैं और बाहर सियासी बयानबाजी तेज है। इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कब, कहां और कैसे सत्र, क्या सरकार की रणनीति क्या है और क्या विपक्ष SIR को बना रहा है सबसे बड़ा हथियार। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
प्रदेश विधान मंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सत्र को आहूत करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे और विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद को 19 दिसंबर की सुबह 11 बजकर वर्ष 2025 के तृतीय सत्र के लिए आहूत किया है। ये वही निर्णय है जिसे कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। हालांकि सत्र का दिनवार विस्तृत कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये सत्र 24 दिसंबर तक चल सकता है। इस दौरान कुल 6 कैलेंडर दिन होंगे, लेकिन 21 दिसंबर रविवार होने के कारण अवकाश रहेगा। ऐसे में वास्तविक कार्य दिवस केवल 4 या 5 ही दिन रह पाएंगे, यानी समय कम लेकिन एजेंडा काफी भारी। इस शीतकालीन सत्र को खास बनाता है वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुरूपक बजट पेश करने की तैयारी में है। सरकार का फोकस अधूरी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन, बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट, सामाजिक कल्याण योजनाएं, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक खर्च। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि सीमित समय के बावजूद विकास कार्यों पर कोई ब्रेक नहीं है। सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही की शुरुआत दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने से होगी। ये परंपरागत प्रक्रिया है, जिसके बाद प्रश्नकाल और अन्य विधायी कार्य शुरू होंगे। लेकिन इस सत्र का सबसे बड़ा और अहम संवेदनशील मुद्दा है विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान यानी SIR। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पहले ही साफ संकेत दे चुके हैं। वो SIR के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, आम लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई, गरीब, प्रवासी और वंचित वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। वहीं सरकार का दावा है SIR का मकसद मतदाता सूची को शुद्ध करना, डुप्लीकेट और फर्जी नाम हटाना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाना। यानी एक ही मुद्दा लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग सियासी नजरिए। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र 2025 19 दिसंबर से यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 2 सेशन में 10 से ज्यादा विधेयक सदन में पटल पर रखे जाएंगे। सदन 6 दिन चलेगा, अवकाश घटेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सत्र के शुरुआती दिनों में ही SIR को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हो सकता है। विपक्ष रणनीति बना रहा है। स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, शून्यकाल में आक्रामक तेवर। अगर सरकार ने जवाब से विपक्ष को संतुष्ट नहीं किया तो वॉकआउट और धरना प्रदर्शन की नौबत आ सकती है। ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही बाधित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। SIR के अलावा विपक्ष इन मुद्दों को भी उठाने की तैयारी में है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा। विपक्ष का कहना है कि छोटे सत्रों में गंभीर मुद्दों पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाती और सरकार जवाबदेही से बच निकलती है। सरकार की कोशिश होगी प्रश्नकाल सुचारू रूप से चले, विधायी कार्यों को समय पर निपटाया जाए, विपक्ष के आरोपों का तथ्यों से जवाब दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष सभी दलों से शांतिपूर्ण चर्चा की अपील कर सकते हैं ताकि सीमित समय का अधिकतम उपयोग हो सके। SIR बना सत्र का सबसे बड़ा मुद्दा। SIR पर विपक्ष के आरोप, प्रतिक्रिया पारदर्शी नहीं, जनता को जानकारी नहीं, गरीब, प्रवासी प्रभावित। SIR पर सरकार का पक्ष, मतदाता सूची की शुद्धता, फर्जी और डुप्लीकेट नाम हटेंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा। राजनीतिक रूप से क्यों अहम है ये सत्र? हालांकि शीतकालीन सत्र छोटा है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। आगामी चुनावी माहौल, मतदाता सूची से जुड़ा SIR, सरकार बनाम विपक्ष का सीधा टकराव। ये सत्र ये भी तय करेगा कि आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट इस सत्र की सबसे अहम विधायी प्रक्रिया मानी जा रही है। अनुपूरक बजट को अक्सर सरकार की प्राथमिकताओं का आईना माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक इस बजट में ग्रामीण विकास, शहरी आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, पुलिस व्यवस्था और सामाजिक योजनाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान दिए जा सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से ये बजट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकार ये संदेश देना चाहती है कि चुनावी माहौल के बीच भी विकास की रफ्तार थमी नहीं है। वहीं विपक्ष इस बजट को आंकड़ों और जमीनी हकीकत के पैमाने पर कसने की तैयारी में है। अनुरूपक बजट में क्या संभव? ग्रामीण विकास, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस और कानून व्यवस्था, सामाजिक कल्याण योजनाएं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र भले ही दिनों के लिहाज से छोटा हो, लेकिन सियासत के लिहाज से बेहद भारी पड़ने वाला है।
एक तरफ योगी सरकार अनुरूपक बजट और विकास के एजेंडे के साथ सदन में उतरने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए।